प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज का वीडियो इंग्लिश में आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देगा, क्योंकि आज हम इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी उसका ढांचा कैसे बनता है, और उससे भी बड़ी बात, एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। अब यहाँ पर जो ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आपको पता होगा कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसको मैंने सेंटेंस क्यों कहा? मैंने इसको सेंटेंस इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो शब्दों का अरेंजमेंट है ना, जो वर्ड्स हैं, वो एक सिस्टम में लिखे हुए हैं। अब जब ये सिस्टम में लिखे हुए हैं तभी इसका एक अर्थ आ रहा है, एक सेंस आ रहा है। यानी मैंने इसमें पढ़ा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। राम इस समय क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर जो मैंने जानकारी दी, जो बात बताई, वो आपके पल्ले पड़ गई, आपके भेजे में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि एक अरेंजमेंट है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता, क्रिकेट राम प्लेइंग इज टाइम एट, अब बताओ इसका क्या मतलब है? क्रिकेट राम प्लेइंग इज टाइम एट, कोई मतलब नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट सही हो, एक सिस्टम से लिखा जाए, तो ही वो एक सेंटेंस कहलाता है, तभी वो एक सेंस देगा। मतलब कुछ ऐसी बात बोलेगा जो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये अरेंजमेंट क्या होता है? मतलब मोस्ट ऑफ सेंटेंस का, अब देखिए, सभी सेंटेंस का अरेंजमेंट एक तरह से भी नहीं होता। जो हम सेंटेंस के टाइप पढ़ते हैं, तो सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और पैटर्न बदल जाता है, क्लोजेज वाले सेंटेंस होते हैं। लेकिन हम मोस्ट कॉमन सेंटेंस की बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे सेंटेंस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि ये है। अब इस सेंटेंस में जो राम है, जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो कि सबसे पहले लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट की सबसे खास बात, इसको सबसे पहले क्यों लिखा जाता है? इसको सबसे पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। और जो जानकारी होती है ना, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या चीज है। अगर मैं कहूं कि राम इज ए टीचर, राम एक टीचर है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, एक जानकारी दी। अब एक सेंटेंस और बता दूंगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ, राम क्या कर रहा है, या राम क्या करता है, या राम ने क्या किया था, या राम क्या करेगा। मतलब राम के द्वारा कुछ काम करने की जानकारी। और ज्यादातर सेंटेंस में जानकारी काम की ही होती है। सिंपल सेंटेंस कम होते हैं जिनमें कुछ बताया जाए, ऐसे सेंटेंस ज्यादा होते हैं। तो सब्जेक्ट वो चीज है सेंटेंस में जो या तो क्या है, या वो क्या करेगा, करता है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं करेगा, करता है? वो टेंस की बात है। हमेशा हम प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की बात तो करते नहीं, कुछ किया था, कुछ करेंगे, कुछ कर रहे हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। लेकिन बात, जानकारी होती काम की है। तो ध्यान रखना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये बनता है किसी भी सेंटेंस का कि उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचा उसे हम ग्रामर की भाषा में प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट वो एलिमेंट है, वो चीज है, वो बड़ा सा एलिमेंट है। देखो, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया, क्या बचा? प्रेडिकेट। बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटे बच्चे को समझ में आ जाएगी। भाई सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, जो बचा क्या? वो प्रेडिकेट हुआ। अब ये प्रेडिकेट के अंदर ही वो चीज होती है, या तो काम की जानकारी होगी, या राम क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, वो जानकारी होगी। अब जब प्रेडिकेट को हम क्लिक करते हैं, तो फिर इसके अंदर जो वर्ब है ना, जैसे कि मैं यहां पे देखो, इसको मैं, एक मिनट, ये तो अपना प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। इसको अपन यहां पे ऊपर लिख देते हैं, प्रेडिकेट। आपको समझ में आ गया कि इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब इस प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब है ना, ये कंपलसरी है। ध्यान रखना, हम सेंटेंस उसी को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब जरूर पाई जाए। और कहां पाई जाए? जस्ट बाद में पाई जाए। अब आप कहोगे यहां पे दो है भाई, तो इज तो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, दोनों मिला के क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब का ही कॉन्सेप्ट हुआ। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा वो पूरा पूरा क्या हुआ? एक प्रेडिकेट हुआ। और प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब कंपलसरी है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। अब वर्ब तो है, चलो मान लिया वर्ब होती है, और ये दो तरह से हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन काउंट होगी वर्ब में। अब जो कुछ और वर्ड होते हैं जिनको अदर वर्ड कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी सेंटेंस में पाए जा सकते हैं। सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है। मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं, आपने मुझसे पूछा राम क्या कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब भी सेंटेंस पूरा हो गया। तो सेंटेंस को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर चाहिए। ध्यान रखना, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जरूरी है। वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस को कंप्लीट करती है। वर्ब नहीं होगी तो सेंस आएगा ही नहीं। तो
इसमें ये तो वर्ब हो गया। अब ये अदर वर्ड क्या है, तो इसमें क्रिकेट जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो चीज होती है जिस पर काम हो रहा होता है। राम खेल रहा है, इस खेलने के लिए सबसे नजदीकी वर्ड क्या है, मतलब क्या है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अगर यहाँ पे होता हॉकी तो हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल है तो फुटबॉल खेल रहा है, जो भी गेम खेल रहा है वो, तो जो गेम का नाम है ना वो ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में वो चीज होती है जिस पर काम हो रहा होता है। अब यहां से आपके दिमाग में एक ऐसी चीज जा सकती है, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन जा सकती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो जरूरी है, मतलब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब तो जरूरी है, उसके जस्ट बाद जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये हर सेंटेंस में पाया जाता है। मैं गला फाड़ फाड़ के हजारों वीडियोस में, सॉरी हजारों में तो नहीं लेकिन बहुत सारे वीडियोस में इस बात को बताया कि जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया ही पाया जाए, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। ध्यान रखना, प्रेडिकेट के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब कंपलसरी है, सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता। इस बात को मैंने अभी आपको सिद्ध किया तो था। मैं कहूं कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, बताओ इसमें कहां है ऑब्जेक्ट? राम खेल रहा है, फुल स्टॉप हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंस भी पूरा आ रहा है कि राम खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। चलो इस सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ाऊं, इसको क्यों, उसी को देख लेते हैं ना, उसी में आ जाएगी ये चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो एट दिस टाइम क्या है? समय है भाई, राम क्रिकेट खेल रहा है एट दिस टाइम, इस समय, तो ये समय को बताने वाला वर्ड है, और सेंटेंस में समय को बताने वाले वर्ड एडवर्बियल्स कहलाते हैं ग्रामर की भाषा में। सॉरी, ये हो गया एडवर्बियल्स, यानी ऐसे वर्ड, सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो टाइम को बताएं, प्लेस को बताएं। अगर सेंटेंस में ऐसे बोलता मैं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड एट दिस टाइम, मैदान में इस समय, तो मैदान में वर्ड क्या हुआ? प्लेस हुआ, तो वो भी एडवर्बियल है। अगर मैं कहूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट हेयर, यहां छोटा सा वर्ड है हेयर, तो वो भी क्या है? वो भी एडवर्बियल है। तो ऐसे वर्ड जो हमें प्लेस की जानकारी दें, टाइम की जानकारी दें, रीजन बताएं, यानी कब, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर दें, वो एडवर्बियल्स होते हैं। और हमारे सेंटेंस में ऐसे वर्ड, मतलब ऐसी चीजें भरी पड़ी होती हैं, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे टीचर इनके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट पे तो बहुत चर्चा करेंगे लेकिन एडवर्बियल्स की चर्चा कम करते हैं, जबकि अगर पूरा काउंट करें ना, बड़ा सा सेंटेंस हो तो बहुत सारे वर्ड हैं जो टाइम और प्लेस बताते हैं। और ध्यान रखना, इसका नाम है एडवर्बियल्स, तो इसमें वर्ब आ रहा है ना, तो ध्यान रखना जो एडवर्बियल वाले वर्ड हैं जो प्लेस टाइम बताते हैं, रीजन बताते हैं, इनका सीधा कांटेक्ट वर्ब से होता है, क्योंकि वर्ब की ही जानकारी देते हैं। वर्ब कब हुई, वर्ब कहां हुई, वर्ब कैसे हुई, ठीक है, इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं। अब एक बार तो मैंने सिद्ध कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट जरूर नहीं होता, दूसरी बार और सिद्ध कर रहे हैं कि क्रिकेट को हटा दो, क्रिकेट को हटा दो बीच में से, बिना क्रिकेट के इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, इसको हटा के, मतलब इसको तो मत पढ़ो, इसको पढ़ो। राम इज प्लेइंग एट दिस टाइम, राम इस समय खेल रहा है, अब भी सेंटेंस है, सेंस तो आ रहा है ना, कुछ ऐसी चीज तो नहीं बोली, समझ में नहीं आई, समझ में आ गई ना, तो फिर सेंटेंस है, तो बताओ कहां रहा। अब एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने, माना मैंने लिखा यहां पे राम इज गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज भी इंग्लिश में बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर डाउटफुल हैं। वो समझते हैं कि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? वर्ब के जस्ट बाद, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग मानते हैं कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो यहां पे टू स्कूल है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको वो ऑब्जेक्ट समझते हैं। देखो थोड़ा पेन चेंज कर लूं, तो इसमें वो मानेंगे कि टू स्कूल जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो यार पीछे से बताऊं मैं आपको थोड़ा सा। देखो इस सेंटेंस के अंदर राम तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और राम को छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया? मेन चीज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब जरूर होती है जो कि इज गोइंग है। अदर वर्ड हो सकते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं। अब हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि इसमें जो टू स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में है, इसको ऑब्जेक्ट मानते जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो राम जा रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखिए वो बात ये है, ये तो चलो प्रेडिकेट है, हमें पता ही है कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचे वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करें, मतलब कैसे पता लगाएं किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसका पता लगाना बहुत ही सिंपल है। आप जो वर्ब है ना, जो क्रिया, उससे एक सवाल करो, दो सवाल करो उससे, क्या, मोस्ट ऑफ तो क्या से, अथवा किसे, जो आंसर वो देगी ना वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है क्या? क्रिकेट, ठीक है, तो क्या में उत्तर आ गया ना क्रिकेट। लेकिन राम इज गोइंग, राम जा रहा है क्या? लगा सकते हो क्या? मतलब जो गो वर्ब है उससे आप क्या पूछो कि राम जा रहा है क्या, वो चुप हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, यानी जवाब नहीं देगी, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी।
तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में पाया जाएगा जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो। अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले सके, और सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब वही होगी जिसमें आप क्या और किसे लगा सको। मतलब मोस्ट ऑफ क्या से काम चल जाता है। तो प्ले खेल रहा है, क्या, ईट जैसे खाना है तो क्या, टमाटर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्फी खा रहा है, तो जो भी है तो क्या से उत्तर आ गया ना, आ सकता है ना। ऐसे मैंने कहा लाइक पसंद करता है, तो क्या क्या पसंद करता है या किसे पसंद करता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो क्या और किसे में जो उत्तर दे सकें वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जिन सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है उन्हीं में ऑब्जेक्ट पाया जाता है, नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं है। जैसे कि राम इज प्लेइंग, सेंटेंस यहां पे भी खत्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्ले अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो जरूर ही ऑब्जेक्ट होगा। वो तो हमारी मर्जी है कि हम उस ऑब्जेक्ट को दिखाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। सेंटेंस की अपनी नेचर है, सेंटेंस में आप कितनी जानकारी दे रहे हो, उस जानकारी में आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हो नहीं ला रहे हो। लेकिन ये पक्का है कि अगर प्ले जो वर्ब है ना उसमें क्या लगा सकते हैं, उत्तर आ सकता है, जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट होगा, और उसका प्ले सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद है। लेकिन जो गो है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो वर्ब की सेकंड एक टाइप तो होगी ट्रांजिटिव और दूसरी हो गई इनट्रांजिटिव, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब इसमें कर्म ना हो। अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता लगाएं? अरे आप क्या और किसे लगाओ, लगेगा ही नहीं। जैसे देखो, जा रहा है क्या, चुप, आ रहा है क्या, चुप, हंस रहा है क्या, चुप। मतलब हंसना इसमें रोना, तो हंसना, रोना, आना जाना ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और भी हैं 10-20, ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो ये पक्का डेफिनेशन है कि जो गो है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो फिर ये टू स्कूल क्या हुआ? फिर ये टू स्कूल क्या हुआ? तो अब इसको तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि टू स्कूल क्या हुआ। थोड़ा सोचो ना, प्लेस है ना, स्थान है। राम जा रहा है कहां? स्कूल जा रहा है, तो इसने प्लेस बताया। तो जब प्लेस बताया तो फिर ये क्या हुआ? ये हमारा एडवर्बियल हुआ। अगर और थोड़ा सा ग्रामर में डीप जाए ना तो हमको इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि एड से। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, मतलब मेन स्ट्रक्चर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन यहां पर फंक्शन क्या कर रहा है? एक एडवर्ब का। एडवर्ब क्या फंक्शन करते हैं? वर्ब के बारे में जानकारी और ऐड करते हैं, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। मोस्ट ऑफ प्लेस और टाइम वाली ये वर्ड होते हैं। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें राम सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू स्कूल पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर ये वर्ब है और ये वर्ब है और ये अपना एडवर्बियल है। ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखो, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, जानकारी होती है। इस सेंटेंस में मैंने आपको जानकारी दी कि राम इस समय क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जानकारी दी कि राम स्कूल जा रहा है, इसमें मैं राम के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि राम मेरा दोस्त है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में इसमें अंतर क्या है? इसमें राम का कुछ एक्शन बता रहा हूं ना, जाना, खेलना, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। राम क्या है, राम के बारे में जानकारी है, लेकिन राम क्या है यहां पर, तो राम क्या कर रहा है, या मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आ सकता है, लेकिन यहां पे राम क्या है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बारे में दो तरह की जानकारी हो सकती है, क्या करे और वो क्या है। तो राम मेरा मित्र है। अब जरा देखते हैं ग्रामर की दृष्टि से, तो राम क्या हुआ इसमें? राम हो गया अपना सब्जेक्ट। इसको छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है भाई, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जरूरी है क्या? इज वर्ब है। ठीक है। अब आप कहोगे इज तो हेल्पिंग वर्ब है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। जब ये खुद ही मतलब सिर्फ अकेले हो, इनके साथ कोई मेन वर्ब ना हो, तो ये मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन करते हैं। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जरूरी है जो कि है। अब बचा क्या? माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवर्बियल है, क्या है, क्या इसको डिफाइन करें? तो ध्यान रखना, सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं कि माई फ्रेंड जो है ना वो, अब प्रेडिकेट तो है ही, इसको हटाओ यार, बार बार क्या लिखना। प्रेडिकेट तो पूरा है, यहां से लेकर यहां तक, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया सब प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर हम वर्ब जरूरी है जो कि ये रही। क्या ऑब्जेक्ट एडवर्बियल है? नहीं, ये फिर एक अलग चीज है। इसको हम सॉरी पेन चेंज नहीं किया मैंने, पेन यही चल रहा है। ठीक है, ये ना माय फ्रेंड, ये यहां पे कंप्लीमेंट है। अब आपको कहोगे कंप्लीमेंट क्या चीज है, तो ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर जो प्रेडिकेट है उनके अंदर कंप्लीमेंट भी पाया जाता है। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? तो कंप्लीमेंट एक बहुत सिंपल चीज है, कंप्लीमेंट को पूरक कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी जाए, मोस्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऐसे सेंटेंस में पाया जाता है जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता। मतलब राम क्या है, मतलब किसी व्यक्ति का पद बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, उसकी उम्र बताई जाए, उसका स्वभाव बताया जाए, वो अच्छा है बुरा है क्या है, या उसका प्रोफेशन कि राम इज ए टीचर, राम एक टीचर है। तो इस तरह के जो वर्ड है कि राम क्या है,
वो कंप्लीमेंट कहलाता है। अब इसको पूरक क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट ही ये चीज होता है, ये सब्जेक्ट का एक दूसरा नाम है, तो सब्जेक्ट को जो रीनेम करे वो कंप्लीमेंट है। राम कौन है? मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? राम है। राम ही मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही राम है, तो ये कंप्लीमेंट है। मैं कहूँ राम इज हैप्पी, राम खुश है, तो ये राम की विशेषता हो गई कि राम खुश है, तो हैप्पी क्या है? कंप्लीमेंट है। वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये कंप्लीमेंट है। तो अब ध्यान रखना, यहां पर मैं 3-4 वर्ड इकट्ठे लिख रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट तो हीरो है भाई, होता ही है, उससे सेंटेंस शुरू होता है, उसकी तो बात चलती है। इसके अलावा जो प्रेडिकेट है उसके अंदर वर्ब कंपलसरी है, 2 चीज तो कंपलसरी जरूर होती है। उसके अलावा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एडवर्बियल्स यानी टाइम प्लेस की जानकारी देने वाले शब्द हो सकते हैं, या फिर कंप्लीमेंट हो सकता है। कंप्लीमेंट ऐसे सेंटेंस पाया जाता है जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट कुछ करता नहीं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, जो बताया जाए माय फ्रेंड वही कंप्लीमेंट है। राम खुश है, राम 45 वर्ष का है, राम मेरा भाई है, राम मेरा दोस्त है, राम अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का मेरा दोस्त, ये सब क्या है? कंप्लीमेंट है। तो ये सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, आप चाहो में से कुछ नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, थोड़ी सी और भी जानकारी है इसमें, वैसे मैंने काफी टाइम ले लिया। देखो ये 2 प्रेडिकेट्स इन 1 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट का पाया जाना। अब आप चौंक गए होंगे कि 2 प्रेडिकेट कैसे? हाँ, हो सकते हैं। तो देखो ये एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन इसको क्लियर करने से पहले, इसको डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी की ग्रामर पसंद है, मतलब हमारा अंदाज पसंद है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है, आप कमेंट करके कहते भी हो कि साहब बहुत ईजी पढ़ाते हो, तो आपको ये अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए। देखिए यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। यदि आपको सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, विद पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो और चाहो तो नोट्स खोल के उसको पढ़ भी सकते हो। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब आपका वेलकम है। हाँ, एक डाउट आ गया होगा, क्या यूट्यूब की वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है, आप चाहो तो लेना, नहीं चाहो तो मत लेना, यूट्यूब पे भी है। तो चलिए अब इस चीज को क्लियर करते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, क्या लिख दिया कि 2 प्रेडिकेट इन 1 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट कैसे होते हैं। तो देखो इस तरह से होते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, बट सोहन, सॉरी इन नहीं इज आएगा, बट सोहन गोपेन, यार ये बोर्ड पता नहीं मैं कब थे, बट सोहन इज रीडिंग, लेकिन सोहन पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं, तो ध्यान रखना, जब किसी एक ही सेंटेंस में 2 क्लॉजेज पाए जाएं, और जब 2 क्लॉजेज पाए जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 वर्ब होंगी, क्योंकि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता ही है। तो सिंपल सा है कि राम इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में राम, एक मिनट, राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो इस राम के लिए इज प्लेइंग क्रिकेट पूरा एक क्लॉज है, और ये क्लॉज में यहां तक एक प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, ये जानकारी है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन सेंटेंस आगे बढ़ा, लेकिन सोहन इज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा है। इसमें देखो सोहन तो हो गया सब्जेक्ट, और इज रीडिंग क्या हुआ? इसका प्रेडिकेट हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तभी होता है जब सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में 2 क्लॉजेज पाए जाएं। और आपको पता होगा कि सेंटेंस अपने नेचर के आधार पर सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो 2 क्लॉजेज तो पाए जाने ही पाए जाने हैं। और जब एक क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये सब्जेक्ट का ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट का ये वर्ब है, तो फिर इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट हो गया यहां तक, और इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट हो गया यहां तक। ये सेंटेंस आगे होता राम इज रीडिंग ए नॉवल, तो वो भी इसमें काउंट हो जाता। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट पाए जा सकते हैं, पूरा मिला के एक ही सेंटेंस, इसमें 2 क्लॉजेज है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, सेंटेंस कैसा है? बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो फिर एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं आपको जानकारी, देखो ये कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है। अब कंपाउंड प्रेडिकेट कब होता है? जब सब्जेक्ट तो एक ही हो और उस सब्जेक्ट के लिए एक ही साथ एक ही सेंटेंस में 2 अथवा 2 से अधिक वर्ब हो, तो फिर वो एक कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए राहुल सॉवर्ड, राहुल नहाया, सोवर होता है नहाना, राहुल नहाया, कॉमा सेव्ड, उसने सेव किया, ठीक है, दाढ़ी बनाई, एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहने, फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे, अपने मित्र के बर्थडे के लिए। तो देखो एक तो सॉवर वर्ब है, एक सेव वर्ब है, और ड्रेस्ड है। ये सारी की सारी वर्ब किससे जुड़ी हुई हैं? किसके लिए हैं? एक राहुल के लिए। तो फिर
जब एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सेंटेंस में दो या मतलब एक तो होती है खैर, लेकिन यहाँ पे कितनी है, दो या दो से अधिक हो, तो फिर वो जो प्रेडिकेट है ना वो एक कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। ये इसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहने का सिर्फ एक रीजन है कि इसमें दो या दो से अधिक वर्ब है। एक सेंटेंस और देखो, रोहन लाइक्स टी, रोहन चाय पसंद करता है बट हेट्स कॉफी, लेकिन कॉफी से हेट करता है। तो देखो सेंटेंस एक ही है, ये फुल स्टॉप आया, तो रोहन चाय को पसंद करता है लेकिन कॉफी से हेट करता है, तो एक वर्ब तो रही लाइक्स, एक रही हेट्स, ये दोनों किसके लिए हैं, रोहन के लिए। तो जब इसमें दो वर्ब आई तो फिर क्या हुआ, एक कंपाउंड प्रेडिकेट, इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। ये भी कौन सा था, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत काम की, ये तो चलो उसको मैंने क्यों लिखा, जब लिखा है तो वही चीज़ होगी ना, लेकिन एक काम की बात सुनो। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ आपके सामने, और वो सेंटेंस है रोहन लाइक्स टी, देख ला कॉमा लगा दिया मैंने, बट ही हेट्स कॉफी। ये देखो ये आएगा मतलब, सेम बात है, सेम आइडिया है, बात वही है, लेकिन पैटर्न सेंटेंस का चेंज हो गया। यहाँ पे रोहन लाइक्स टी बट हेट्स कॉफी, रोहन चाय पसंद करता है लेकिन कॉफी से हेट करता है, एक ही बात है, एक बार में बोल दी, तो इसी एक कंपाउंड प्रेडिकेट है क्योंकि दो वर्ब आई दोनों रोहन के लिए। अगला सेंटेंस है रोहन लाइक्स टी, रोहन चाय पसंद करता है कॉमा बट ही हेट्स कॉफी, लेकिन वह कॉफी से नफरत करता है। तो कॉफी से नफरत करने वाला कौन है, वो भी रोहन ही है, लेकिन सेंटेंस का पैटर्न चेंज कर दिया। यहाँ पर जो हेट वर्ब है ना उसके लिए भले ही रोहन ही हो, लेकिन लिखा है हमने, इसको शो कर दिया, और अगर हमने इसको शो कर दिया ना तो फिर ये अलग प्रेडिकेट हो गया, और फिर ये सब्जेक्ट, इसका ये प्रेडिकेट अलग है, इसमें दो प्रेडिकेट है। अब ये वही चीज है जो भी बताया था कि एक सेंटेंस में दो प्रेडिकेट पाए जाए, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जब ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तब इनकी पहचान है कि इससे पहले कॉमा जरूर आता है। अगर इसमें कॉमा आ गया तो फिर एक कंपाउंड सेंटेंस है, भले ही चाहे रोहन ही है, लेकिन फिर भी उसको अलग से दिखाया है ना, तो अलग से काउंट होगा। तो इसमें एक ये सब्जेक्ट रहा, इसका ये प्रेडिकेट रहा, ये सब्जेक्ट रहा, इसका ये प्रेडिकेट रहा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा इसमें अंतर है। यहां पर हमने कॉमा नहीं लगाया, जब कॉमा नहीं लगाया तो फिर ग्रामर के रूल है, और मैं बताऊं बहुत कम बच्चों को, बहुत कम लर्नर्स को इसको पता है, इसको अवॉइड करते हैं इस कॉमा को। ध्यान रखना, यदि आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो ना, तो कंपाउंड सेंटेंस में टू क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, दोनों मैन क्लॉजेस होते हैं। तो जब दो मैन क्लॉजेस को जोड़ा जाता है ना, बट, यट, एंड, इन कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इनसे पहले कॉमा जरूर लगाया जाता है। अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे हो तो ध्यान रखना, फिर वो मैन क्लॉजेस नहीं है। ये ग्रामर का डीप रूल है ये, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब आपने इसको कॉमा नहीं लगाया ना, तो फिर टू सेंटेंस को, यानी टू क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ टू फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थी जानकारी। मैं समझता हूं कि सेंटेंस को हमने काफी डिटेल में आपके सामने खोल दिया। मैंने शुरू में कहा था ना कि आज का वीडियो इंग्लिश में आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देगा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। पता है क्या सोच के आया था, यार थोड़ा सा जाऊंगा, प्रेडिकेट वगैरह बता दूंगा, प्रेडिकेट के टाइप बता दूंगा, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह बता दूंगा 10-15 मिनट, लेकिन फिर यही बता दूं, यही बता दूं। और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पिछले वीडियोस मैंने बताई हैं, बड़े प्यार से बताई हैं। एक बात बताऊं, इंग्लिश तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जब ये नॉलेज दिमाग में चली जाती है ना, ये बारीक नॉलेज, तो थोड़ा सा प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये जड़ है, ये बेस है, इंग्लिश का बेस है। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होते हैं ना, तो फिर आप जो डरते हो ना कि सर मैं लिखने से डरता हूँ, सर मैं बोलने से डरता हूँ, खैर बोलने में तो ग्रामर की इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जो फियर है ना, वो फियर कब निकलता है, जब नॉलेज आती है। और नॉलेज तो लेनी चाहिए, नॉलेज अच्छी चीज़ है, नॉलेज से प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है, दूसरों को सिखा भी सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बातें हो गई, तो भैया ये था वीडियो सेंटेंस के बारे में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप चाहो इनमें से कुछ नोट करना तो नोट कर सकते हो। ये कंपाउंड प्रेडिकेट वाला स्लाइड है, चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो तो ले लो। और इससे पहले वाला स्लाइड ये रहा अपना, टू प्रेडिकेट्स, ये सेंटेंस आपके सामने है, और सबसे पहला वाला ये रहा आपके सामने, इसको शायद मैंने आपको नोट करवा दिया था, ठीक है। ओके बाय।